हम सब पैसा कमाने के लिए इतना काम कर रहे हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, नाइट शिफ्ट्स करते हैं, बट फिर भी हमारी जो अर्निंग्स होती हैं वो हमारी नीड्स और हमारी विशेस को पूरा नहीं कर पाती। अब ज़रा इमेजिन करिए कि हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि हमारा कमाया हुआ पैसा ही हमें और पैसा कमा के दे बिना हमारे मेहनत कराए। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? थ्रू द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। अपने सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ हार्डवर्क ही काफ़ी नहीं है। हार्डवर्क के साथ साथ आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान भी चाहिए। हमें अपने लाइफ के हर स्टेज पे पैसों की ज़रूरत होती है, चाहे वो आपके बच्चों की एजुकेशन हो, आपके मैटरनिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, या फिर आपके घर में कोई फंक्शन ही क्यों ना हो। हर जगह आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब हमारे पास एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आप अपनी और अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hey everyone, my name is Karthik and you're watching Wealthy Parenthood by Karthik. So, whenever we talk about investing, there comes a concept of compounding. So, compounding is a process in which your earnings are reinvested to generate additional earnings over a period of time. तो ये तो कंपाउंडिंग की एक बुकिश डेफिनेशन हो गई, बट इसे सिंपल टर्म्स में समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो अगर आपके 1,000 रुपये पे आपको 10% का रिटर्न मिले, तो वो आपके 1,000 रुपये बढ़ के 1,100 रुपये हो जाएंगे। हमारा माइंड जो है ना एकदम स्ट्रेट सोचता है कि जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा हर साल 100 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो यानी कि 1,000 के 1,100, 1,100 के 1,200, 1,200 के 1,300 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। बट कंपाउंडिंग ऐसे वर्क नहीं करता। सो अगर आपका पैसा इसी 10% से हर साल बढ़ता रहे, सो पहले साल आपके 1,000 रुपये 1,100 रुपये हो जाएंगे, लेकिन दूसरे साल ये जो आपके 1,100 रुपये होंगे ये 1,210 रुपये हो जाएंगे। मतलब आपका पैसा 100 रुपये से नहीं 110 रुपये से बढ़ा है। सो यही अगर हम तीसरे साल की बात करें तो ये जो आपके 1,210 रुपये हैं ये बढ़कर 1,331 रुपये हो जाएंगे। सो यानी कि आपका जो तीसरे साल में पैसा है वो 110 रुपये से नहीं बल्कि 121 रुपये से बढ़ा। सो दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो कंपाउंडिंग का बेसिक मतलब ये है कि आपका जो पैसा साल दर साल ग्रो हो रहा है, तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका जो इंक्रीमेंट होगा हर साल वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इट विल टेक केयर ऑफ वर्चुअली एवरीथिंग। सो इन्वेस्टिंग के बेसिक्स को समझने से पहले हमें समझना ज़रूरी है कि इन्वेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है। सो बहुत से लोग सेविंग्स में बिलीव करते हैं, बट आज के टाइम में अगर हम देखें तो सिर्फ सेविंग्स करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। सेविंग्स के साथ साथ आपको इन्वेस्टिंग भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेविंग्स तो आप कर लेंगे बट वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएगी। तो आज के टाइम की अगर हम बात करें तो जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो लगभग 6% है। सो आपके पास जो आज 100 रुपये है उनकी वैल्यू अगले साल इसी 6% से घट के 94 रुपीज़ रह जाएगी। तो यही अगर हम बात करें आज से 15-20 साल बाद की, तो ये जो आपके 100 रुपये की वैल्यू होगी 15-20 साल बाद ये घट के लगभग 50 रुपये से भी कम हो जाएगी। Therefore, having a good investment plan is very important, which will not only beat the inflation, but will also give you good returns over a long period of time. तो आइए लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और कंपाउंडिंग को एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। सो मान लीजिए आप 25 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, और मंथली इन्वेस्टमेंट जो आप करना चाहते हैं वो 1,000 रुपये है, और आप सोचते हैं कि मैं 5% हर साल इसमें इंक्रीमेंट करूँगा। तो यहाँ पे 5% में कर देता हूँ। 1,000 रुपये पे हर साल जो आपका एनुअल स्टेपअप होगा वो 5% इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी कि अगर इस साल आपने 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करे तो अगले साल से हर महीने आप 1,000 की बजाय 1,050 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। सो मान लेते हैं जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिल रहा है पर एनम वो लगभग 15% का मिल रहा है। अब यही अगर आप 25 साल के हैं और 65 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तो यानी कि 40 साल, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 40 साल। तो ये जो आपने 40 साल तक इन्वेस्टमेंट करा सिर्फ 1,000 रुपये पर मंथ, और इसको हर साल 5% से इंक्रीज करते गए। सो आप इमेजिन करिए ये 40 साल तक आप ये छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने, तो 40 साल के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है
कितना हो जाएगा आप इमेजिन करिए। ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है ये हो जाएगा लगभग 4 करोड़ रुपए। तो यहाँ देखिए आपने जो हर महीने ये छोटा सा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया होगा तो 40 साल के बाद जो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो लगभग 14.5 लाख रुपए होगा। तो यही आपका जो इंटरेस्ट बैठेगा ये लगभग 4 करोड़ रुपए होगा। तो लगभग आपने 4.25 करोड़ रुपए अर्न करे इन 40 साल के पीरियड में एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके हर मंथ। बट अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट लाते हैं। तो मान लीजिए आपका ये जो 15% रेट ऑफ रिटर्न था हर साल का, ये 15% ना होके आपको 20% मिले, यानी कि सिर्फ 5% का इंक्रीमेंट हर साल। तो अब आप इमेजिन करिए ये अमाउंट्स जो 4.25 करोड़ रुपए था लगभग कितना हो जाएगा। आप यही सोच रहे होंगे 4.25 का 5 करोड़ रुपए हो जाएगा, 6 करोड़ रुपए हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। हेयर कम्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेट मी शो यू हाउ। सो अगर ये 15% को मैं 20% कर दूं और बाकी सब चीज़ें सेम रखूँ, 1000 रुपये का आपका मंथली इन्वेस्टमेंट और हर साल ये आप 5% के हिसाब से इंक्रीज़ करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और ये 20% आपका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न हो गया और 40 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तो लगभग वही रहा 14.5 लाख रुपए, जैसा मैंने अभी पहले बताया। बट आप देखते हैं सिर्फ 5% रेट ऑफ रिटर्न बढ़ने से आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी लगभग 20 करोड़ रुपए। यानी कि सिर्फ 5% का रेट ऑफ रिटर्न में इंक्रीमेंट होने की वजह से आपका जो 4 करोड़ रुपए का अमाउंट था वो बढ़ के 20 करोड़ रुपए हो जाएगा। इमेजिन करिए ये कितना ज़्यादा अमाउंट है सिर्फ 5% का इंक्रीमेंट पड़ने से। नाउ दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड दिस इज द रीजन इन्वेस्टिंग इज सो मच बेनिफिशियल। सो इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आगे बढ़ने से पहले आपको 3 बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आपके पास एक इमरजेंसी फंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो योर इमरजेंसी फंड शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू 6 months ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस। आइडली इट शुड बी 12 months, बट मिनिमम 6 months तो होना ही चाहिए। सो ये इमरजेंसी फंड को आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। 70% आप अपनी बैंक की एफडी खुलवा सकते हैं, और एफडी ध्यान रहे वही खुलवाइएगा जिसमें कोई भी प्री मैच्योर विड्रॉल करने पे कोई भी पेनल्टी ना हो। 20% आप अपने बैंक के सेविंग्स में रख सकते हैं, एंड 10% आप अपने पास अपने घर में कैश रख सकते हैं। तो 70-20-10 ये इमरजेंसी फंड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल योर अनप्लान्ड इमरजेंसीज। नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस। सो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हेल्थ इंश्योरेंस इज द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर स्टार्टिंग एन इन्वेस्टमेंट जर्नी। सो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नंबर 3, लाइफ इंश्योरेंस, एंड इट शुड बी टेकन एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज आप जितनी कम एज में लेंगे उतना ही कम प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। एंड मेक श्योर आप जो भी टर्म प्लान लें उसमें MWP एक्ट जरूर इंक्लूडेड हो। MWP यानी कि मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। सो मान लीजिए आपने कोई लोन ले रखा है और खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए, तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस के पैसे हैं आपकी फैमिली को ना मिलके बैंक वालों के पास चले जाएंगे फॉर पेइंग टुवर्ड्स दैट लोन। वहीं अगर आपने एक ऐसा टर्म प्लान लिया होगा जिसमें MWP एक्ट इंक्लूडेड होगा, तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस के सारे पैसे होंगे सबसे पहले आपकी वाइफ को मिलेंगे। सो ये 3 पॉइंट ज़रूर ध्यान में रखिएगा बिफोर स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग के बेसिक्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं 50-30-20 रूल के बारे में। तो इस रूल के हिसाब से आपकी जो मंथली इनकम है उसमें से 50% जो आप पोर्शन निकालेंगे वो अपनी मंथली नीड्स के लिए निकालेंगे, यानी कि ऐसी ज़रूरतें जिसके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आपका घर का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका राशन हो गया, या फिर आपकी बाइक का पेट्रोल हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी नीड्स में काउंट होंगी। एंड अपनी मंथली इनकम का 50% आप अपनी नीड्स के लिए निकालेंगे। तो अपनी मंथली इनकम का 30% आप अपनी वॉन्ट्स के लिए निकालेंगे। वॉन्ट्स फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको एक मोबाइल लेना है, या फिर एक नई बाइक खरीदनी है, या फिर अभी आपको एक वेकेशन पे जाना है, तो ये सारी चीज़ें आपके वॉन्ट्स में काउंट होंगी। तो आप अपनी मंथली इनकम का 30% अमाउंट जो है वो अपनी वॉन्ट्स के लिए रख देंगे। एंड लास्टली आपकी मंथली इनकम का जो बैलेंस 20% अमाउंट होगा वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखेंगे। इन्वेस्टमेंट्स फॉर एग्जांपल आप PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये आप अपना 20% जो अमाउंट है आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलग से रखेंगे। अब इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान देने वाली बात है कि जैसे जैसे हर साल आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती जाएगी,
तो ये 50-30-20 रूल भी चेंज होता चला जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आपकी सैलरी बढ़ गई तो आप 50% अपने नीड्स के लिए रख रहे हैं, 30% सेम अपने वांट्स के लिए रख रहे हैं, 20% अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए रख रहे हैं। तो जिस इंक्रीमेंट से आपकी सैलरी हर साल इंक्रीज हो रही है, उसी इंक्रीमेंट पोर्शन को, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1,000 रुपये से आपका सैलरी हर साल इंक्रीज हो रही है, तो वो 1,000 रुपये आप 50-30-20 रूल में डालने के बजाय आप उसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि 20% आप अपनी नीड्स के लिए रखेंगे उस इंक्रीमेंटेड अमाउंट में से, एंड 30% आप अपने वांट्स के लिए रखेंगे, एंड 50% जो अमाउंट होगा आपका वो अब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में डालेंगे। इससे होगा ये कि आप अपनी मिनिमम से मिनिमम नीड्स में गुजारा कर सकेंगे, एंड आप अपनी वांट्स को भी कम नहीं कर रहे, साथ ही साथ जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स है वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आप 20% इन्वेस्ट करेंगे, एंड जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी तो उस अकॉर्डिंगली आप अपना जो रेशो होगा 50% आप अब नेक्स्ट ईयर से अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देंगे। तो ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी इंक्रीज होता चला जाए। एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम जितनी जल्दी और कम एज में इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा रिटर्न हमें मिलेगा। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो अभी मैंने पीछे बताया था कि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे आपका जो इंक्रीमेंट होगा हर साल वो हर साल बढ़ता चला जाएगा ड्यू टू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड इसके साथ साथ आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करते हैं, आपकी जितनी कम एज होती है, आपका एपेटाइट ज़्यादा होता है रिस्क लेने का। फॉर एग्जाम्पल आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमने देखा है मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहता है, तो अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आप स्टॉक्स खरीदेंगे तो ज़रूर बेनिफिशियल होगा। वहीं अगर आपकी जैसे एज बढ़ती चली जाएगी तो आपका रिस्क एपेटाइट भी कम होता चला जाएगा और आप एक सेफ ऑप्शंस की तरफ जाएंगे और ये प्रेफर नहीं करेंगे कि मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं, बल्कि आप ये प्रेफर करेंगे कि मैं एफडीज़ में डाल दूं या पीपीएफ के लिए डाल दूं अमाउंट, ताकि मेरे रिटायरमेंट में काम आए। तो आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म में बने रहें और आपका रिस्क भी कम से कम रह सके और आपका इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है वो भी आपको अच्छा मिल सके। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस के बारे में। तो आज के टाइम में हमें काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, या फिर आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से घुसे स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड कोशिश करें कि आप बड़ी कंपनी में अपना ज़्यादा अमाउंट डालें ताकि जिसका मार्केट कैप ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल टॉप 100 कंपनीज हो गई या फिर लार्ज कैप कंपनीज हो गई जिनका मार्केट वैल्यूएशन 20,000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो आप अगर उनमें इन्वेस्ट करेंगे एंड स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। या फिर आप अगर सोचते हैं कि मैं स्टॉक्स मैनेज नहीं कर सकता या मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इन्वेस्टमेंट के जितने भी ऑप्शंस हैं वो मैं आने वाली वीडियो में और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें हर मंथ कितना और किस किस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसको और भी समझने के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ 100 या फिर 100 माइनस एक्स रूल। तो इसमें जो एक्स होता है वो आपकी प्रेजेंट एज होती है, वो वाला एक्स नहीं जिसके बारे में आप लोग अपने सोच रहे हैं कि मेरी जो पहले एक्स हुआ करती थी या हुआ करता था, तो वो वाला एक्स नहीं। एक्स मतलब आपकी प्रेजेंट एज। तो मान लीजिए आपकी एज अगर मान लीजिए अभी 25 साल है, तो 100 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 75। तो अब मान लीजिए 25 साल में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 75% जो होगा 100 माइनस एक्स रूल के हिसाब से, तो वो आप ज़्यादा रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक्स हो गया या म्यूचुअल फंड्स हो गया। एंड इसका बैलेंस जो 25% अमाउंट होगा, यानी कि 1,000 रुपये का 25% अमाउंट यानी कि 250 रुपये, तो ये आप सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेफ इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, या फिर आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद लिए, या फिर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं। बिकॉज जो आपका इनमें रिस्क होता है वो काफ़ी कम हो जाता है या फिर इनफैक्ट ना के बराबर हो जाता है और आपको एक गारंटीड रिटर्न देखने को मिलता है। तो वही अगर मान लीजिए आपकी एज 40 ईयर्स होती है तो 100 माइनस 40 यानी कि 60%। अब जो 75 से घट के 60% है, 60% आप अपने स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स या फिर जो हाई रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड बैलेंस 40% आप सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपकी अब एज बढ़ गई और आपका रिस्क एपेटाइट भी कम हो गया है। तो ये जो भी मैंने 100 माइनस एक्स रूल के बारे में बात करी, तो ये ज़रूरी नहीं सबके लिए सेम हो, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी कर सकता है। तो ये आप लोगों को देखना है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपके गोल्स क्या हैं, या फिर आपके रिटर्न के रिक्वायरमेंट्स कितने हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग आप इस रूल को मॉडिफाई कर सकते हो। तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने गोल्स जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। तो शॉर्ट टर्म गोल्स यानी कि आज से 1 या 2 या मैक्सिमम 3 साल बाद जो आपके गोल्स आपने
करके रखे हुए हैं कि आपको एक बाइक लेनी है या आपको गाड़ी लेनी है या फिर एक वेकेशन पे जाना है अपनी फैमिली के साथ, तो ये सब शॉर्ट टर्म गोल्स में काउंट होंगे। वहीं अगर हम मीडियम टर्म गोल्स की बात करें तो मीडियम टर्म गोल्स यानी 10 या 15 या 20 साल बाद मैक्सिमम आपको जो गोल हासिल करने हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक अपना खुद का घर लेना है या अपने बच्चे की एजुकेशन के बारे में फ़ंड देना है या फिर आपको अपने बच्चे की शादी का देखना है, तो ये सारे मीडियम टर्म गोल्स में काउंट होंगे। वही अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में, यानी कि आपके आज से 30 से 40 साल बाद मान लीजिए आप जब रिटायर होंगे तो आपके गोल्स क्या क्या होंगे, तो वो सारे हम लॉन्ग टर्म गोल्स में काउंट करेंगे। तो ये जो गोल्स आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करे हैं, तो मान लीजिए आपने शॉर्ट टर्म की बात करें 1, 2 या 3 साल में जो आपके गोल्स हैं, तो उसमें मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप 90% जो अमाउंट है आपका इन्वेस्टमेंट का वो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में लगा के रखें एंड जो बाकी 10% है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करें, बिकॉज शॉर्ट टर्म में आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बिकॉज मार्केट में भी हम देखते हैं फ्लक्चुएशन शॉर्ट टर्म में थोड़ा ज़्यादा होता है, लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं तो एक स्टैग्नेंट ग्रोथ देखने को मिलती है मार्केट में। तो वही अगर हम बात करें मीडियम टर्म गोल्स की, यानी कि आज से 5, 10, 15 साल के अंदर अंदर जो आपने गोल्स लेके रखे हुए हैं, तो उस केस में आप अपना 50% जो है सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड बाकी का जो 50% है आप इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका रिस्क कम से कम रहे और आपको एक गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिल सके। तो वही अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म गोल्स की, यानी कि आज से 30 या 40 साल बाद जो आपके गोल्स होंगे या फिर आपके रिटायरमेंट के लिए जो गोल्स होंगे, तो उस केस में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 75% जो है इक्विटीज़ या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें एंड बैलेंस जो 25% अमाउंट है वो आप सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस एक जो मेन चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ताकि आपको रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके ड्यू टू द कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो ये तो एक बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में वीडियो थी एंड आने वाले टाइम में भी मैं कोशिश करूंगा और भी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाऊं एंड पर्टिकुलरली अलग अलग चीज़ें अलग अलग समझाऊं आपको। फॉर एग्जांपल स्टॉक्स में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर जो अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स है जैसे कि पीपीएफ हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गया, इसमें आप कैसे और कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी डेफिनेटली मैं आगे डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर। एंड इस वीडियो से भी रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हो या कोई क्वेश्चंस हो आपके मन में, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा उनको जल्दी से जल्दी आंसर करने की। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आज ही से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करें। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। And I'll see you guys in the next video. Thank you for watching Wealthy Parenthood by Karthik.